बेसिकली रिसर्च हम में से आप वैसे बहुत से लोग आज जो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं रिसर्च कर रहे होंगे या रिसर्च कर चुके होंगे या रिसर्च करवा रहे होंगे अपनी अपनी फील्ड्स में डिफरेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेडिकल फील्ड, आई एम नॉट अबाउट द फिजिक्स केमिस्ट्री, एनी टाइप ऑफ फील्ड। इफ यू आर बिलोंग इन इंजीनियरिंग, आर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनी फील्ड में, जिसमें भी फील्ड में भी आप रिसर्च कर रहे हो, सबसे इसमें बेसिक चीज क्या होती है जो हमें बताई जाती है कि रिसर्च एथिक्स। कि रिसर्च एथिक्स बेसिकली क्या है एंड इंटेग्रिटी क्या है, किस तरीके से हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमें किसमें किन चीजों का ख्याल रखना होता है। ओके, क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं तो इसमें इंटरप्शन होगी। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। ओके, एथिक्स विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड रिसर्च। ठीक है ना। बेसिक व्हाट इज एथिक्स। जब हम एथिक्स की बात करते हैं सबसे पहले हमें ये देखना होता है, क्योंकि जब हम इस टॉपिक के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें बेसिक उसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या उसमें चीज बेनिफिशियल है। एज पर द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, the word ethics implies a system of accepted beliefs that control behavior, especially a system that is based on morals। है ना। जो हमारे पास जो हमारे मोरल्स होते हैं, जो हमारी एक कहना चाहिए एक तरजीहात होती है, उसके मुताबिक आपके जो सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऐसे एक्सेप्टेड बिलीव्स हैं जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, फिर उसके मुताबिक हम उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। एथिक्स आर नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। ठीक है ना। हम जब कहते हैं कि दिस इज एथिकल एंड दिस इज अनएथिकल, एथिकल मीन्स क्या है कि वो चीजें, वो कंसिडरेशन, वो ख्यालात, वो तरजीहात या वो रिसर्च जो हम कहते हैं कि ये एक्सेप्टेबल है, अगर हम इसके तहत वर्क कर रहे हैं तो योर रिसर्च इज गुड। बट अगर हम उसके अगेंस्ट जाकर हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, है ना, तो दिस इज अनएक्सेप्टेबल। Ethical conduct is a simple common sense that helps one to preserve the integrity of the individual, society, and environment based on shared values। ठीक है कि ये सिर्फ इंडिविजुअली पर, एक इंडिविजुअल, एक पर्सन जो सिर्फ रिसर्च कर रहा है, अगर वो कोई अनएथिकल रिसर्च परफॉर्म कर रहा है तो वो सिर्फ उस इंडिविजुअल पर वो चीज लागू नहीं होती है, इम्प्लीमेंट नहीं होती, बल्कि सोसाइटी एंड एनवायरमेंट वो भी उससे जो है इफेक्ट हो रही होती है। तो रिसर्च जो हम एथिक्स की बात करते हैं वो बहुत सिंपल भी है और एक तरीके से बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। कि रिसर्च एथिक्स इन्वॉल्व द एप्लीकेशन of fundamental ethical principles to a variety of topics involving scientific research। ठीक है ना। जहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च में, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि साइंटिफिक रिसर्च नॉट ओनली अ मेडिकल साइंस, नॉट ओनली इन द मेडिकल फील्ड, कोई भी आपकी फील्ड है जिसमें आप रिसर्च कर रहे हैं, उसमें वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं, उसमें जो आपके फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स। रिसर्च कोड ऑफ एथिक्स एजुकेट्स एंड मॉनिटर अ साइंटिस्ट कंडक्टेड अ रिसर्च टू इंश्योर अ हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स। जो हमारे पास एथिकल रिव्यू बोर्ड होता है वो हम सब के इदारों में, इंस्टीट्यूट्स में, डिफरेंट स्टेशंस में जहाँ पर हम लोग वर्क कर रहे होते हैं, वहां पर अगर रिसर्च हो रही है तो वहाँ एथिकल रिव्यू बोर्ड मौजूद है आपका, जो आपको बताता है कि दिस इज एथिकल, दिस इज अनएथिकल। आपको इस टर्म्स को, इन इन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है। Research ethics are the set of ethics that govern how scientific and other research is performed at research institutions such as universities। ठीक है ना। आप सब लोग जो भी यूनिवर्सिटीज से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, उन सब के पास एक एथिकल रिव्यू बोर्ड मौजूद है जो हमें बताता है कि राइट डूइंग और रॉन्ग डूइंग। कि कर तो सब रहे हैं, ठीक है ना, करना एक अलग चीज है, बट उस चीज को राइट तरीके से कर रहे हैं या रॉन्ग तरीके से कर रहे हैं, एथिकली कर रहे हैं या अनएथिकली कर रहे हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स की बेसिकली इम्पोर्टेंस क्या है। दे मीन दैट रिसर्चर्स कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। ठीक है ना। हम जो रिसर्च करते हैं हम उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम उसमें एक अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि डू वी आर डूइंग दिस। ठीक है। तो दिस इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी आर अकाउंटेबल फॉर दिस। अगर उसमें कुछ अनएथिकल हो रही है तो वो किस तरीके से हो रही है, वो हमारे नजदीक क्या उसका एक जो है वो इम्प्लीमेंटेशन क्या है। फिर दे सपोर्ट इम्पोर्टेंट सोशल एंड मोरल वैल्यूज सच एज द प्रिंसिपल्स ऑफ डूइंग नो हार्म टू अदर्स। हम जैसे हम
एनिमल एथिक्स की बात करते हैं, ठीक है ना। एनिमल एथिक्स में हम एक चीज को देख रहे होते हैं कि जो एनिमल्स हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स को मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो सिर्फ ह्यूमंस पर उनका इंसानियत लागू होती है। वो सिर्फ कहते हैं कि इंसान पर जो रिसर्च हो रही है तो इंसानियत है। एनिमल्स पर रिसर्च कर रहे हैं तो they don't bother to discuss and don't bother to do some ethical रिसर्च, ठीक है ना। वो कहते हैं भाई ये तो एनिमल्स हैं, इसको हम किसी भी तरीके से ट्रीट करें, उनको हम किसी भी तरीके से हार्म करें, इसमें हमारी कोई मोरल कोई वैल्यूज काउंट नहीं होती है। दे सपोर्ट द वैल्यूज रिक्वायर्ड फॉर कोलैबोरेटिव वर्क सच एज म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस। अगर आपके साथ कोई कोलैबोरेटिव है, अगर जैसे एक टीम है, एक टीम के साथ मिलकर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें एथिकली हम सब में एक टीम में एक तमाम ड्यूटीज डिवाइड होती है, ठीक है ना। फिर जब रिसर्च पब्लिकेशन की बात आती है तो उसमें भी क्या होता है, उसमें फिर आपके पास जो है इस तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। वेट अ मिनट। ओके, तो इसमें हमें जो है पूरी जो अगर हमारे पास अगर कोई जैसे हम कोलिबरेटिव रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि हम ये देख देख रहे होते हैं कि किस तरीके से जो है आप अपने टीम के साथ, अपने पुलिस के साथ किस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से आप उनके साथ जो है एक कोलिबरेटिव वर्क करें। बहुत सारे जो है रिसर्च में हमारे साथ जो है कोलिब्रेशन पे हमारे पार्टनर्स इंगेज होते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज हैं, डिफरेंट ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हमें वहाँ पर सपोर्ट करती हैं एज अ कोलिबरेटिव वर्क, ठीक है ना। तो उनके साथ हमारा वर्क क्या है कि हम एक म्यूचुअल फेयरनेस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्या है कि उसमें जो आपके पास तमाम एक अंडरस्टैंडिंग है, तमाम बेनिफिट्स हैं, तमाम ऑथरशिप है, वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या नहीं हो रही है। दिस इज एसेंशियल बिकॉज साइंटिफिक रिसर्च डिपेंड्स ऑन कोलैबोरेशन बिटवीन रिसर्चर्स एंड ग्रुप्स। प्लीज जो आप ये लाइंस कर रहे हैं ना, तो प्लीज सॉरी इसमें ये ना करें। आई डोंट नो व्हाई you people are doing this. Okay, they promote the aims of research such as expanding knowledge, ठीक है ना। बेसिकली रिसर्च का पर्पस क्या होता है, हम क्यों रिसर्च करते हैं, हम क्यों अपनी जो है तमाम लैब में, तमाम फैसिलिटीज में इतने ज्यादा अपने जो है दिमाग से मुनहमिक होकर रिसर्च कर रहे होते हैं। बेसिकली एक्सपेंडिंग नॉलेज, ठीक है, जो चीज हमें पता है वो हम अपने लोगों को, अपनी सोसाइटी को डिलीवर करें, उनको बताएं कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज गुड। तो बेसिकली रीजन वाई रिसर्च एथिक्स मैटर, ठीक है ना। फर्स्ट क्या, प्रोटेक्टिंग पार्टिसिपेंट सेफ्टी। जो आपके पास पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए, अगर से मैंने कहा कि अगर हम उनके साथ किसी कोई अनफेयर जो है ये अनएथिकल वर्क हो रहा है, तो उसमें जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी सेफ नहीं है। फिर मेंटेनिंग साइंटिफिक इंटेग्रिटी, ठीक है ना। अभी हम आगे जाकर जब हम इंटेग्रिटी को डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास एक साइंटिफिक इंटेग्रिटी होती है, जो साइंटिफिक वैल्यूज होती है, उसको हमें मेंटेन करना होता है। अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, ठीक है ना। अब जैसे सपोज आप एक ऐसा ग्रुप है रिसर्चर्स का जो किसी डिजीज के ऊपर रिसर्च कर रहा है, अब उसके अंदर आपको डिफरेंट ह्यूमन के साथ जो है चीजें शेयर करनी है, उनका कंसेंट फॉर्म लेना है, उनको आप एज अ पार्टिसिपेंट्स उनको आपको ऐड ऑन करना है, ठीक है ना। बट वहां पर अगर आप ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस तरीके से वर्क कर रहे हैं
कि फोर्सफुली यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, यू आर गोइंग टू ऐड द पार्टिसिपेट, कि आप उसमें डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर रहे हैं फोर्सफुली, और उनके ह्यूमन, उनकी जो है परमिशंस को, उनकी एक कहना चाहिए कि रजामंदी को हम वहां पर मद्देनजर नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या है, हम ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी को अपहोल्ड कर रहे हैं। हम वो नहीं है, ये नहीं देख रहे हैं कि वेदर शी और ही इज गोइंग टू इन्वॉल्व और नॉट। ठीक है ना, हम उनके सिर्फ डिजीज को देखते हुए उनको फोर्सफुली उसमें इंगेज करना चाह रहे हैं। फिर इंश्योरिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने कहा कि हम रिसर्च क्यों करते हैं, ताकि हम अपने सोसाइटी को, अपने लोगों को बताएं कि दिस इज हार्म और दिस इज बेनिफिट। ठीक है ना, कि इसमें से आपके पास बेनिफिशियल फैक्ट क्या है और हार्मफुल फैक्ट क्या है। रिसर्च का बेसिक पर्पस क्या होता है, हम क्यों रिसर्च करते हैं, हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने सोसाइटी को, अपने लोगों को, अपनी दुनिया को ये बता सकें कि वेदर दिस इज गुड और नॉट। बिल्डिंग ट्रस्ट इन रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, कि एक ट्रस्ट बिल्डअप करना कि एथिकल वर्क हो रहा है, कंप्लाइंग विद लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस। ठीक है ना, अगर आप, हम अगर उसको लीगली तरीके से नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई अनएथिकल चीज हम ऐड ऑन कर रहे हैं, अगर हम सपोज हम बाइसनेस की तरफ जा रहे हैं, या हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, या हम ऐसे हम वर्क कर रहे हैं कोई इलीगल चीज। सपोज आप एक वैक्सीनेशन के हवाले से आपने एक ग्रुप, एक रिसर्च ग्रुप प्रिपेयर कर दिया, उसमें आपको कुछ वॉलंटियर्स चाहिए, वॉलंटियर्स मीन्स पार्टिसिपेंट्स चाहिए, जिनको आप वो वैक्सीन प्रायर टू लॉन्च आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपके पास, आपको जो आप कंसर्न फॉर्म जिनसे आप फिल करवा रहे हैं, जिनसे आप कंसर्न ले रहे हैं, we have to we have to make sure that they know everything। उनको तमाम चीजें, तमाम के रिस्क, उसमें रिस्क फैक्टर क्या है, उसमें उनके लिए हार्म क्या है, और फिर उनके लिए उसमें बेनिफिट्स क्या है, वो तमाम चीजें उन्हें हमें क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर हम उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं तो वी आर डूइंग अनएथिकल एंड लॉ, हम लॉ को जो है उसमें वहां पर। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स, इसके प्रिंसिपल्स क्या है रिसर्च एथिक्स के। रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स रिसर्च, हम जब हम रिसर्च करते हैं तो हम उसमें, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने रिसर्च पेपर्स लिखे होंगे, है ना, थीसिस लिखा होगा, डिसर्टेशन लिखा होगा, अपना साइनॉप्सिस लिखा होगा, प्रोजेक्ट्स लिखे होंगे। तो उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, कि हम जब कहते हैं रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, के हम जो भी चीज, अगर हम कहीं से कोई रिसर्च थिंक उठा रहे हैं, रिसर्च एक आइडिया भी हम कहीं से ले रहे हैं, ठीक है ना, रिसर्च पेपर से हमने एक आइडिया लिया, तो वी हैव टू एक्नॉलेज। अगर हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स वी आर डूइंग अनएथिकल अप्रोच, ठीक है ना। तो उसमें हम रेफरेंसेस ऐड करते हैं, इट मीन्स वी आर एक्नॉलेज देम। केयरफुलनेस, ठीक है ना, कि हम केयरफुली होकर वर्क करें कि किस तरीके से हमें इसमें वर्क करना है, इंटेग्रिटी क्या है, फिर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। फिर एनिमल केयर, मैंने बताया कि अगर हम एनिमल्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जूनोटिक जो है रिसर्च है, तो उसमें आप एनिमल को भी किस हद तक एथिकली डील कर रहे हैं, क्या आपके पास तमाम ऐसे थिंग है, ठीक है, कि आप ये सोच रहे हैं कि एनिमल्स इज ऑल्सो, मैं कहती हूँ कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स, इवन के प्लांट्स हो गए, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको भी हमें इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जैसे हम एक ह्यूमन को ट्रीट कर रहे होते हैं। फिर नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, कि ऐसे मैंने कहा कि अगर हम बाइसेंस की तरफ जा रहे हैं, अगर हम उसमें ऐसे पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर रहे हैं, अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम अपनी रिसर्च में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको हम कुछ पे करते हैं, ठीक है। तो बहुत औकात ये एक कॉमन प्रैक्टिस है हमारे यहाँ कि हम उसमें अपने पार्टिसिपेंट्स ऐसे ऐड करते हैं जो हमारे जानने वाले हों, हमारे दोस्त अहबाब हों। क्या क्या इसका रीजन क्या होता है, कि चलो उनको कुछ फायदा हो जाएगा, उनको कुछ मॉनेटरी प्रॉफिट हो जाएगा, बट दे आर नॉट एलिजिबल, वो उस रिसर्च के एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। बट हमने क्या किया, हमने बायसनेस किया, हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम इसमें जो है फेक डेटा ऐड कर देंगे, वी आर गोइंग टू एंटर सम फेक डेटा,
कि हमने चलो अगर हमें 100 पार्टिसिपेंट्स रिक्वायर्ड थे, हमने 90-80 जो है ओरिजिनल पार्टिसिपेंट्स ऐड किए, बाकी 10-50-20 हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं उनका कुछ फायदा हो जाएगा, बाकी हम फेक डेटा ऐड कर लेंगे इसमें। दिस इज कॉमन प्रैक्टिस, ये होता है। ठीक है ना। तो क्या है, जो भी मॉनेटरी जो है बेनिफिट्स हुए वो आपने उन लोगों में डिवाइड कर दिए, उन लोगों को आपने दे दिए। ठीक है ना। तो दिस इज अनएथिकल। फिर रिस्पॉन्सिबल मॉनिटरिंग के आप चोरी जो रिस्पॉन्सिबल मेंटोरिंग, ठीक है ना, कि आपकी अगर आप एज अ सुपरवाइजर वर्क कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एज अ इंचार्ज हैं, अगर आप प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, पीआई हैं किसी भी प्रोजेक्ट के, तो आप रिस्पॉन्सिबल उस चीज को मेंटोरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप उसमें किसी अगर मेंटोर ही अनएथिकल अप्रोच के साथ वर्किंग करेगा, तो जो उसके काम करने वाले लोग हैं, जो उसके लैब में अदर रिसर्चर्स हैं, वो भी उसी चीज को ही फॉलो करेंगे। फिर रिस्पेक्ट फॉर कोलीग्स, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपकी टीम का हिस्सा है, वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। फिर ह्यूमन सब्जेक्ट्स प्रोटेक्शन, जैसे कि मैंने कहा कि ह्यूमंस हैं, अगर वो आपके सब्जेक्ट हैं तो वो किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट फील कर रहे हैं या अनप्रोटेक्ट फील कर रहे हैं। फिर रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन, इसमें आपके पास आपके हद तक इसमें जो है एक ऑथेंटिक और ट्रू वर्क ऐड कर रहे हैं। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पब्लिशिंग है जो आपके पास रिजल्ट आया, जो शुरू से लेके एंड तक जिस चीज को आप लेके चले हैं, ठीक है, वो पूरी चीज ऑथेंटिक थी, ओके थी। बट जब आपके पब्लिकेशन की बारी आई तो आपने कहा कि इसमें कुछ मिसिंग है, इसमें कुछ मैं एम ऐड नहीं कर सके, सो नाउ लेट्स ऐड विदाउट एनी डेटा, विदाउट, तो दिस इज द फॉल्सिफिकेशन। हम रिसर्च में कहते हैं ना, फैब्रिकेट करते हैं, या हम फॉल्सिफिकेशन कर रहे हैं, या फिर हम प्लेजरिज्म करते हैं। तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉल्सिफिकेशन मीन्स हम वो डेटा ऐड कर रहे हैं जो डेटा था ही नहीं, जो डेटा शुरू से एग्जिस्ट ही नहीं करता था, हमने वो डेटा अपनी रिसर्च में ऐड कर दिया। दिस इज कॉल्ड फॉल्सिफिकेशन। फैब्रिकेशन क्या है, हमने अपने डेटा को फैब्रिकेट कर दिया आफ्टर सम मेकअप। हमने अपने डेटा का ऐसा मेकअप किया, ऐसे इसको फैब्रिकेट किया कि वो कुछ से कुछ में चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ। हमने अपने मुताबिक उस डेटा को फैब्रिकेट कर दिया। ठीक है। तो क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन के जुमरे में नहीं आता। आपने अगर ऐसा किया है तो दिस इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन। और जब जो पब्लिकेशन भी हमारी रिसर्च का हिस्सा है। एंड ऑब्जेक्टिविटी, आपकी ऑब्जेक्टिविटी क्या थी, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, आपने इसको किस तरीके से कंक्लूड किया, किस तरीके से आपने उसको जो है फाइनलाइज किया या प्रेजेंट किया। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी रिसर्च में बहुत मैटर करती है, स्पेशली व्हेन वी आर वर्किंग विद ह्यूमन सब्जेक्ट। जब हम ह्यूमन सब्जेक्ट पे वर्क करते हैं, जब हमारे पार्टिसिपेंट्स ह्यूमंस होते हैं, तो इसमें हम कॉन्फिडेंशियलिटी का बहुत ध्यान रखते हैं कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो अब ऐसे हैं कि उनका डेटा लीक नहीं होना चाहिए, उनका डेटा हमारे पास सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। टीम में 5 to 6 मेंबर्स अगर हैं, रिसर्चर्स हैं, तो उन्हीं के पास वो डेटा की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए जो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कहीं पर भी आपने किसी भी स्टेज पर, सपोज इफ यू आर डूइंग योर रिसर्च ऑन HIV और हेपेटाइटिस या ऐसी किसी डिजीज के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, कि अगर फर्स्ट सपोज इफ दे आर एक्सपोज, अगर वो एक्सपोज हो जाते हैं, तो उनका पूरा करियर है, उनकी पूरी एक लाइफ स्टाइल है, उनकी पूरी फैमिली है, तमाम चीजें क्या हो जाती हैं। आपको हम सबको हमारी सोसाइटी का डायलेमा बहुत अच्छे तरीके से मालूम, कि किस तरीके से इन सब डिजीज को लेकर किसी भी इंसान को, किसी भी पेशेंट को या किसी भी पार्टिसिपेंट को हम बहुत बहुत ही एक जीरो पर ले आते हैं। ठीक है ना। उसकी जॉब, उसकी लाइफ स्टाइल, उसकी फैमिली, उसका प्रोफेशन, तमाम चीजें फिर जीरो हो जाती हैं। ठीक है ना। तो अगर हम इस ऐसी किसी रिसर्च में किसी लोग अपने पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर रहे हैं, तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत मैटर करती है। बहुत बहुत बार हमारी लैब में ऐसे केसेस आते हैं, ऐसे सैंपल्स आते हैं जिसमें हम बहुत ख्याल रखते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी को हम मलूज़ खातिर रखें, और जो जिसका रिजल्ट है, जो पेशेंट है, उसी को ही हम वो रिजल्ट्स प्रोवाइड करें, ना कि एनी अदर फैमिली मेंबर। फिर ओपननेस, ठीक है ना, कि किस हद तक आप अपने रिसर्च को ओपन कर रहे हैं।
हम जब रिसर्च पेपर लिखते हैं, हम जब थीसिस लिख रहे होते हैं, तो उसमें भी हम नाम, जेंडर, जेंडर ऐड करते हैं, नाम हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, उसका एरिया हो गया, रेजिडेंशियल एरिया हो गया, ठीक है ना, वो सब है। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सोशली आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बेसिकली इफ यू आर डूइंग अ रिसर्च, यू आर डूइंग अ सोशल ड्यूटी। ठीक है, और जब आप सोशल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें इट मीन्स यू हैव टू गिव सम पॉजिटिव रिजल्ट टुवर्ड्स द सोसाइटी। फिर एग्जाम्पल ऑफ एथिकल इश्यूज इन रिसर्च, क्या इश्यूज क्या आते हैं, अभी तो हम देख लेते हैं कि क्या है, लेकिन इसमें इश्यूज की हम जब हम बात करते हैं, तो लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। हमने, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको हमने कंसेंट फॉर्म से सही तरीके से इन्फॉर्म नहीं किया। हमने उसमें उनको उनके कुछ चीजें बताई, रिस्क नहीं बताए, हार्म्स नहीं बताए, बेनिफिट्स बता दिए। बट हार्म्स और रिस्क के बाद ही दे विल डिसाइड कि दे आर डूइंग और दे आर गोइंग टू एड एज अ पार्टिसिपेंट और नॉट। फिर प्रिवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच, ठीक है ना, ये इश्यूज आते हैं कि सब सम एग्जाम्पल्स। इसके अलावा डिसेप्टिव प्रैक्टिस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जब हम रिसर्च की तरफ जाते हैं, जब हमारी एक से ज्यादा टीम मेंबर्स होते हैं, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एरर्स लाजमी है। कि स्पेशली जब हम पब्लिकेशन की तरफ जाते हैं, तो उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि भाई इतना इसने काम किया, इतना इसने काम किया, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एरर्स। फिर डेटा फैब्रिकेशन और फॉल्सिफिकेशन, ये मैंने बताया आपको, ठीक है ना, किस तरीके से हम अपने डेटा को फैब्रिकेट करते हैं या फॉल्सिफाई कर रहे होते हैं। फिर प्लेजरिज्म ऑफ डेटा, कि हम किस हद तक प्लेजरिज्म की तरफ जा रहे हैं, किस हद तक हम उसको जो है एज इट इज पब्लिश कर रहे हैं। फिर पब्लिकेशन बायसनेस, कि आपके कुलीग्स हैं सपोज, ठीक है ना, आपके सम कुलीग्स हैं आपकी जो वो यूनिवर्सिटी में, उनका डेटा इतना कोई खास नहीं है, बट फ्रेंडशिप में, ठीक है ना, या कुलीग वाइज आपके भाई, वो आपसे रिक्वेस्ट करें कि भाई मेरा ये डेटा है, ये आपके इससे जो है मैटर है, आप इसके इसमें जो है एज अ साइटेशन आप इसको ऐड कर दें, ठीक है ना। तो आपने एक अच्छे पेपर को हटाकर उनका उनकी साइटेशन ऐड कर दी, तो दिस इज द रिसर्च बायसनेस, ठीक है ना, कोई आपने रिसर्च में या पब्लिकेशन बायसनेस, इस तरीके से ड्यूअल यूज और मिस यूज ऑफ रिसर्च, ठीक है ना, कि आपने रिसर्च का मिस यूज किया, कि वो रिसर्च से मैंने कहा कि आप उसको जस्ट कॉल ऑफ फेवर आप उसको ऐड कर रहे हैं। फिर ethical consideration in science and research. Basically, ethics in science and research are foundation principles. तो इसमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, कि साइंटिस्ट आर एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट रिसर्च विद ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, के पूरी ऑनेस्टी के साथ, एंड ऑब्जेक्टिविटी के उनका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है। दिस इंक्लूड्स एक्यूरेटली रिपोर्टिंग रिसर्च मेथड्स, कि आपके पास जो रिसर्च मेथडोलॉजी है, जिस तरीके से आपने रिसर्च को प्रेजेंट करना था, वो आप उसी तरीके से ही एक्यूरेटली उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, या उसमें उसको आपने, मैंने कहा कि उसको फैब्रिकेट कर दिया, उसको अपने तरीके से डिजाइन कर लिया। डेटा एंड रिजल्ट्स as well as avoiding biases and conflicts of interest that could comprise the integrity of the research। अगर जहां पर बायसनेस आ रही है, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एरर्स आ रहे हैं, वो आपके डेटा की इंटेग्रिटी को फिर डैमेज करता है। फिर रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेंट्स, रिसर्चर्स मस्ट रिस्पेक्ट द ऑटोनॉमी, प्राइवेसी एंड डिग्निटी ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, ठीक है ना, कि उनकी प्राइवेसी, अगर अजान हो जाए।
ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि रिसर्चर्स मस्ट रिस्पेक्ट द ऑटोनॉमी, प्राइवेसी एंड डिग्निटी ऑफ रिसर्च। ठीक है ना, अगर हम इसमें हमारे साथ involved in obtaining informed consent from participants before their involvement in research, ensuring their confidentiality and minimizing any potential harm or discomfort। ठीक है ना, इसमें अगर कोई हम ऐसे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, उसमें हमें इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी को, और अगर उसमें किसी किस्म का हार्म है या डिस्कम्फर्ट है तो उसको मिनिमाइज करें। अगर हम उसको कंप्लीटली तौर पर कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पर इसको खत्म नहीं कर सकते हैं, तो रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर ट्रांसपेरेंसी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, है ना, ट्रांसपेरेंट डेटा, रिसर्च फाइंडिंग शुड बी ट्रांसपेरेंटली रिपोर्टेड। जैसे मैंने कहा कि इट शुड नॉट बी फैब्रिकेटेड, इट शुड नॉट बी फॉल्सिफिकेटेड, allowing their and scientists to reproduce and verify the results। देखिए, जब हम डेटा की बात करते हैं ना, तो इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। ऐसा नहीं होता कि हमने एक बार रिसर्च किया, वो रिजल्ट आ गया, देन हम दोबारा से उसको रिवाइज कर रहे हैं तो वो रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा। ठीक है ना, तो अगर ऑथेंटिक रिसर्च है, ऑथेंटिक मेथडोलॉजी है, ऑथेंटिक वर्क है, तो हम उसको रिप्रोड्यूसिबल डेटा में काउंट कर सकते हैं। बट अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फैब्रिकेटेड डेटा है, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं होगा। ओपन शेयरिंग ऑफ डेटा, methodologies and materials promotes scientific progress and fosters trust within the scientific community। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली क्या है? साइंटिस्ट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसिडर द पोटेंशियल सोसाइटियल इम्पैक्ट्स ऑफ देयर रिसर्च। क्या ना, तो दिस इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपनी रिसर्च के को एक इम्पैक्टफुल तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, उसमें इम्पैक्टफुल चीज क्या है। दिस इन्वॉल्व असेसिंग द एथिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल implications of their work and taking steps to mitigate and any negative consequences। ठीक है ना, कि उसमें अगर किसी किस्म का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है तो उसको किस तरीके से मिटिगेट कर रहे हैं और उसके स्टेप्स क्या है। इस तरीके से एनिमल वेलफेयर, when research involve the use of animals, scientists must adhere to ethical standards for the humane treatment and care of animals। क्या ना, कि जब हम एनिमल्स रिसर्च की बात करते हैं, अभी जैसे एक क्वेश्चन आया है मेरे पास यहाँ पर चैट में, तो उसमें मैं भी वही देख रही थी कि जब हम एनिमल एथिक्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होती हैं। आई एम नॉट, अभी मैं यहाँ पर इसको इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकती, वरना हमारा पूरा टाइम इसी में ही सर्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, तो एनिमल रिसर्च की बात करते हैं, तो हम इसमें ये बहुत सारी चीजें हमें देख रहे होते हैं। जैसे थ्री थ्री आवर्स का एक फैक्टर है ना, जिसमें हम रिड्यूस के चीजों को देख रहे होते हैं, किस तरीके से हमें इसको जो है रिप्लेस कर सकते हैं हम एनिमल्स की जगह डिफरेंट फैक्टर्स को। सेल सेल कल्चर्स हो गया, आजकल एआई है। फिर उसमें जो है कि रिफाइनमेंट के किस तरीके से हम उनके हार्म को या पेन को रिड्यूस कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होती हैं जब हम एनिमल रिसर्च के ऊपर बात करते हैं। दोपहर आज सेकेंड हाफ में मेरा लेक्चर था इस टॉपिक के ऊपर एक अपनी जो है यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ मैंने बहुत डिटेल में इस चीज को जो डिस्कस किया है। तो एनिमल वेलफेयर में भी हम एथिक्स, रिसर्च एथिक्स की बात करते हैं। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऑनर, पेटेंट्स, copyrights and other forms of intellectual property। Do not use unpublished data। बहुत सारे डेटा जैसे मेरे पास डेली बेसिस पर रिव्यू आर्टिकल्स आते हैं फॉर रिव्यू पर्पस। ठीक है ना, कि इसको जो है मैडम इसको आपको रिव्यू करना है, तो दिस इज अनपब्लिश्ड डेटा। माई ड्यूटी इज ओनली दिस, आई चेक द आर्टिकल एंड देन सेंड टू द एडिटर। ठीक है ना, कि मैंने इसको वापस एडिटर को सेंड कर दिया। तो मैं अगर उस डेटा को अगर मैं अनएथिकल इसमें सिनेरियो देखूं, तो इफ आई हैव एनी अनपब्लिश्ड डेटा टू चेक फॉर रिव्यू, तो मैं वो अनपब्लिश्ड डेटा है उसको मैं अपने नाम के साथ, अपने डिफरेंट कोलीग के नाम के साथ इजीली पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है,
अब उसमें सब हम कुछ चेंजेस कर लें, कुछ उसमें ऐसी जो है फैब्रिकेशन कर लें मैनिपुलेशन करके। तो अगर हम इस तरीके से वर्क कर रहे हैं तो बट दिस इज देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है ना, दिस इज अनएथिकल अप्रोच। मेथोडोलॉजी अगर हम किसी की ऐड कर रहे हैं अपने रिसर्च में तो उसको भी रेफरेंस देना, उसको भी जो है तरीके से साइट करना इम्पोर्टेंट है। और रिजल्ट्स विदाउट परमिशन, give proper acknowledgement or credit for all contributions to research, never plagiarize, ठीक है ना, copy paste is not allowed। फिर inclusivity and diversity, scientists should strive to promote inclusivity and diversity in research, including the participation of individuals from diverse background and perspectives, ठीक है ना। आपके पास जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के, तो इससे क्या होता है कि हमें हेल्प होती है। दिस हेल्प्स टू इंश्योर दैट रिसर्च फाइंडिंग्स आर रिलेवेंट, इक्विटेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रॉडर पब्लिक पॉपुलेशन, ठीक है ना। कि अगर आपके पास एक टॉपिक है, सपोज यू आर गोइंग टू रिसर्च इन डायबिटीज, आप डायबिटीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हो और आपने एक आपको 100 पॉपुलेशन रिक्वायर्ड है, तो इसमें आप डिफरेंट प्रोविंस के, डिफरेंट सेक्टर्स के, डिफरेंट एरियाज के लोगों को ऐड ऑन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको एक ब्रॉडर पॉपुलेशन मिल जाएगी, ठीक है ना, अदर देन बाइसनेस। फिर environmental sustainability, researchers should consider the environmental impact of their work and take steps to minimize any negative effect on the environment। बहुत सारी रिसर्च ऐसी होती है कि हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है ना। हम उसमें डिफरेंट टाइप्स के हम अपने ऐसे रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या आफ्टर यूजिंग हम उसको इस तरीके से वेस्ट कर देते हैं। डिफरेंट रिएजेंट्स हो गए, केमिकल्स हो गया, मीडिया हो गया, जो माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड्स में हैं, दे ऑल नो कि डिफरेंट टाइप्स के मीडिया हैं, कल्चर्स हैं, पैथोजेंस हैं। उसको हम क्या करते हैं, हमने अपनी सोसाइटी में इसको डिस्पोज कर दिया, वेस्ट हमने लॉजिकली वेस्ट को डिस्पोज नहीं किया, वेस्ट मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया। तो क्या है, फिर हम इसमें इन्वॉल्व रिड्यूसिंग रिसोर्स कंजप्शन, मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन, ठीक है ना, एंड अडॉप्टिंग सस्टेनेबल रिसर्च प्रैक्टिस। तो इसको अगर हम फॉलो कर रहे हैं इट मीन्स दिस गुड। फिर कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, जो आपके साइंटिस्ट मस्ट एडहेयर टू रिलेवेंट लॉज रेगुलेशंस के, जो हमारे एथिकल रिव्यू बोर्ड्स हैं, अगर हम उसके तहत रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें हमें इन सब चीजों को भी देखना होता है कि डेटा के रिसर्च एथिक्स, सेफ्टी एंड डेटा प्रोटेक्शन। बेसिकली दिस इज a table, do and don'ts of research। Do's क्या है, maintaining a good record of all your research activities and report your data as carefully and objectively as possible। जो जैसा आपने वर्क किया है उसको उस तरीके से प्रेजेंट करना। Don'ts, fabricate, manipulation or mispresentation of data। Disclose financial or personal interests that may directly indirectly affect your work, है ना, कि क्या इसमें आपके क्या इंटरेस्ट है, क्या फाइनेंशियल आपके इसमें थे, तमाम चीजें वो हम पेपर में ऐड करते हैं। रिसीविंग रिसर्च स्पॉन्सर्स, कुलीग्स और एथिकल कमिटीज बाय हैविंग बायस इन डेटा इंटरप्रिटेशन, पीयर रिव्यू और पर्सनल डिसीजंस, ठीक है ना। हम बहुत सारी चीजों को पर इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डेटा इंटरप्रेटेड, जब हम डेटा को अपने इंटरप्रेट करते हैं तो उसमें भी हम बहुत सी चीजों को हाइड कर देते हैं। Treat animals with care and respect when studying them in your research and adhere to ethical guidelines। ये हमें करना है। क्या नहीं करना, use any external research data published or unpublished without permission, किसी की परमिशन के बगैर। या तो या पब्लिश डेटा भी है वो भी ऐड नहीं करना, अनपब्लिश है तो वो भी ऐड नहीं करना, विदाउट द परमिशन। रिस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, privacy and confidentiality and give proper credit for any contributions from other researchers। बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट ऑथर वो बनता है जो सबसे सबसे कम काम करता है। दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस, ठीक है ना। फर्स्ट ऑथर कौन बनता है, जो सबसे कम काम करता है, और जो सबसे ज्यादा काम करता है, हर चीज में आपको हेल्प आउट कर रहा होता है, वो सबसे लास्ट में एट ऑल में चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है।
तो इससे हमें अवॉइड करना है, क्योंकि अगर हम इसको लेके चलेंगे तो इट मीन्स वी आर नॉट नॉट गिविंग टू द क्रेडिट फॉर एक्चुअल पर्सन। सपोर्ट इररिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस, नहीं। ठीक है ना, इररिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस क्या है? बहुत है आजकल। एक तो ये मुझे समझ आती है कि हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं, बट यू आर गोइंग टू ऐड योर नेम इन एनी काइंड ऑफ रिसर्च टू गिव सम मनी। आपने कुछ रिसर्च पब्लिकेशन में, रिसर्च पेपर में अपना पेपर पब्लिश कराने के पैसे आपने दे दिए, तो आपका नाम रिसर्च में ऐड हो जाएगा, वेदर टॉपिक इज बिलोंग टू यू और नॉट। आपने कभी उस टॉपिक पे काम किया ही नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी अनएथिकल प्रैक्टिस। है ना, कि आप अपना नाम सिर्फ उस पेपर में पब्लिश करवाने के लिए पैसे दे रहे हैं, या आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आपका नाम पेपर में पब्लिश हो जाए। ये हमारे यहाँ का एक ये बहुत बड़ा डायलेमा है कि हम जो है रिसर्च करते किस लिए हैं? अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए। ठीक है ना, कि हमारा अगर 3 से 4 पेपर पब्लिश हो जाएंगे या हम रिसर्च करेंगे तो हमारी प्रमोशन हो जाएगी। तो हम चाहे हमने वो काम किया ही नहीं किया है, बस हमारा रिसर्च पेपर में नाम आ गया, तो इट्स क्वाइट गुड। एनी हाउ, मैं इसके बारे में मजीद बात नहीं कर रही यहाँ पे, क्योंकि फिर टॉप इतना टाइम नहीं है। योर मेन गोल शुड बी टू एडवांस साइंस एंड शेयर योर नॉलेज विद इन द कम्युनिटी। ठीक है ना, जो आपका रोल होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एंड रिसर्च इंटेग्रिटी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मार्क ट्वेन के मुताबिक, इफ यू टेल द ट्रुथ यू डोंट हैव टू रिमेम्बर एनीथिंग। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना पेपर लिखते हैं, थीसिस प्रोजेक्ट रिसर्च लिखते हैं, बट ड्यूरिंग वाइवा परेशान होते हैं कि उसमें मुझसे अगर कोई क्वेश्चन कर लिया तो व्हाट शुड आई से, मुझे क्या कहना होगा, मैं क्या क्या बात उनसे कहूंगी, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे दो। तो आई जस्ट वन थिंग, मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ कि इफ अगर आपने अपना पूरा प्रैक्टिकल, पूरी रिसर्च खुद एथिकली, ईमानदारी से की है, अपना डिसर्टेशन, अपना थीसिस, अपना प्रोजेक्ट खुद लिखा है, सो नो वन कैन नो बेटर देन यू, कि आपसे ज्यादा इस चीज को बेहतर, इस रिसर्च को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इफ यू आर डन योर रिसर्च एथिकली, प्रोफेशनली एंड विद ऑनेस्टी। ठीक है ना, बट अगर आपने रिसर्च खुद से नहीं की, आपने जस्ट किसी की हेल्प ले ली या डेटा ले लिया कहीं से, उसको कंपाइल कर लिया, फिर थीसिस भी खुद नहीं लिखा, लिखवा लिया। आजकल का ये भी एक सिचुएशन है कि आपने किसी को पैसे देकर थीसिस लिखवा लिया, फिर आपको उसका प्रेजेंट तो आप कर ही नहीं सकते ना। आप कैसे प्रेजेंट करोगे? आप कैसे उनके सवालों के जवाब देंगे? आपको तो पता ही नहीं है कि थीसिस में लिखा हुआ क्या है। ठीक है ना, तो ये एक बहुत कॉमन आजकल प्रैक्टिस है कि स्टूडेंट्स जो है नहीं जानते कि उन्होंने क्या किया है। हालांकि किया उन्होंने ही है, देखा जाए तो वो उन्होंने खुद वो काम किया है, बट उन्होंने किया नहीं है। तो अगर उन्होंने वो काम किया है तो वो उस चीज को सारी उम्र याद रखेंगे कि उन्होंने कौन से पैरामीटर्स पर उसको इम्प्लीमेंट किया, किस तरीके से उन्होंने उसकी जो है मेजरमेंट्स की, कौन से उसने उन्होंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया, किस तरीके से उन्होंने वर्क परफॉर्म किया, क्या उसमें चेंजेस की। ठीक है ना, तो ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। अच्छा, फिर है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी इज द ऑनेस्टी in the acquisition analysis and transmission of ideas. A person is being intellectual honest when they know the truth. State, wait a minute. A person is being intellectually honest when they knowing the truth, state that truth। ठीक है ना, कि अगर वो कोई बात जो आपके एक, हम अगर कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड
अगर वो उस तरीके से वर्क को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया जा रहा, तो उसमें हम जो है आपकी ऑनेस्टी क्या हो रही है या ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज क्या हो रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं. A person is being intellectual honest when they knowing the truth, state the truth. ठीक है ना? Be truthful with the all results. Manipulating results may cause misinterpretation of your work. ठीक है, जैसे मैंने भी कहा कि अगर आपने अपना पूरा वर्क खुद किया है तो आप उसको अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं. डू नॉट क्लेम साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑफ अदर्स. वर्क किसी और ने किया बट वी आर क्लेमिंग. Intellectual honesty is an applied method of problem solving characterized by an unbiased, honest attitude, which can be demonstrated in a number of different ways, including relevant facts and information are not purposefully omitted, even when such things may contradict one's hypothesis. अच्छा, इसमें एक आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है. इसमें अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, प्लीज आप लोग अपने नाम मुझे मैसेज में, जो जो यहाँ का मैसेज सेक्शन है, इसमें अपने नाम मुझे भी मेंशन कर दीजिए. ठीक है ना? ताकि फिर मुझे इस सिलसिले में आसानी ये होगी कि सर्टिफिकेट्स हम खाली उन्हीं लोगों को ही प्रेजेंट करेंगे, देंगे जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं. ठीक है? तो आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों ने फिल किए हैं तो दिस इज गुड. अगर आप में से किसी ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू मेंशन योर नेम विद योर ईमेल एड्रेस. ठीक है ना? और अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी यहीं पर मुझे ऐड कर दें ताकि फिर हम उनको फिर जो है अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है? नेम, ईमेल एड्रेस एंड एफिलिएशन इज नॉट इम्पोर्टेंट. ईमेल एड्रेस ऐड कर दें. है ना? एंड कॉन्टेक्ट नंबर. बस जस्ट. थैंक यू. ओके. Where were we? Wait a minute. Okay, fine. Okay. तो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी हम देखें. रिलेवेंट फैक्ट्स इंफॉर्मेशन आर नॉट पर्पसफुली ओमिटेड इवन व्हेन सच थिंग्स में कॉन्ट्राडिक्ट वंस हाइपोथेसिस. ठीक है ना? जो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन हैं, उसको हम जो है रिवील कर रहे हैं, उसको हम बता रहे हैं वहां पर, उसको हम ओमिट नहीं कर रहे हैं. फैक्ट्स आर प्रेजेंटेड इन एन अनबाइस्ड मैनर. ठीक है ना? जो भी फैक्ट्स हैं, जो आपके रिसर्च के फैक्ट्स हैं, उसको आप वहां पे डिस्पोज कर रहे हैं. फिर रेफरेंसेस और अर्लियर वर्क आर एक्नॉलेज्ड where possible and plagiarism is avoided. फिर अच्छा, रियल लाइफ एग्जांपल्स कुछ यहाँ मैंने ऐड की थी, इसको हम अभी देखते हैं. पहले हम थोड़ा रिसर्च इंटेग्रिटी की बात कर लें. तो रिसर्च इंटेग्रिटी में बी डिफाइंड एज एक्टिव adherence to the ethical principles and professional standard is essential for the responsible practice of research. ठीक है ना? उसका मतलब बेसिकली क्या है कि कंडक्टिंग रिसर्च इन अ वे विच अलाउज अदर्स टू हैव ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. ठीक है ना? अगर हम इस तरीके से रिसर्च कर रहे हैं कि हमें इस पर जो भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस है इन द मेथड्स यूज्ड एंड द फाइंडिंग्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम दिस. Integrity characterizes both individual researchers and the institution in which they work. For individual क्या है? It is an aspect of moral character and experience. और institutes के लिए क्या है? It is a matter of creating an environment that promote responsible conduct by embracing standards of excellence, trustworthiness, and lawfulness and inform institutional practices. ठीक है ना? तो उसको हम इस तरीके से जो है कंडक्ट कर रहे हैं. The research integrity relates to the performance of research to the highest standards of professionalism and rigor.
and to the accuracy and truth of the research record in publication in elsewhere। ठीक है ना, तो आपकी जो रिसर्च परफॉर्मेंस है और जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं प्रोफेशनलिज्म के, उसके मुताबिक होनी चाहिए। रिसर्च मिसकंडक्ट मैंने आपको बताया कि फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन एंड प्लेजरिज्म इन प्रपोजिंग, परफॉर्मिंग और रिव्यूइंग रिसर्च। क्या आप जब रिसर्च प्रपोज कर रहे हैं, जब अपना साइनोप्सिस बना रहे हैं या रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं, अगर उस दौरान भी आपने, अच्छा, जब हम रिसर्च प्रपोजल की बात करते हैं, अभी आपने रिसर्च प्रपोजल अपना लिखना शुरू किया सपोज, ठीक है ना, उसमें आपने लिखा कि वी आर गोइंग टू डू दिस रिसर्च विद 500 पार्टिसिपेंट्स। मैं इसमें 500 पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर रहा हूँ और इसमें मैं इस तरीके का मेरा क्राइटेरिया होगा, इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स होंगे, ये मेरा इंक्लूजन क्राइटेरिया, ये मेरा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, व्हाट इज बट व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर रिसर्च, तो आपने कहा कि भाई मैंने तो इसमें 500 लिख दिए थे, दिस इज सो मच, और मेरे पास तो पार्टिसिपेंट्स ही नहीं है, तो मैं कैसे अब इसको कंप्लीट करूं। सो अब आपने क्या किया, अब आपने अपने डेटा को फैब्रिकेट करना शुरू कर दिया, फॉल्सिफिकेशन, आपने फॉल्स डेटा ऐड करना शुरू कर दिया कि भाई मेरे पास तो ना अपना इतना टाइम है, ना इतने इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं 500 पार्टिसिपेंट्स को ऐड करूं। तो नाउ व्हाट, तो आपने क्या किया, आपका जो प्रपोज्ड डेटा था, जो प्रपोज्ड आपकी स्टडी थी, जो और जो परफॉर्मिंग स्टडी है, अब उसमें उसको आपने चेंज कर दिया ऑन। फिर जब आपने आपका जब रिव्यूइंग रिसर्च है, वो भी, उसको भी आपने वहां पर चेंज कर दिया, आपने जो परफॉर्म किया उसमें भी आपको लगा कि डेटा आप सही है, सो है, अब मुझे इसमें मजीद मैं डेटा ऐड नहीं कर सकता, आई डोंट हैव इनफ टाइम टू ऐड सम मोर डेटा। तो मैं इसमें जो मेरी बुक है जो पब्लिश होने जा रही है, जो डेटा जो मेरा रिव्यूइंग रिसर्च है, जो मेरा रिपोर्टिंग रिसर्च रिजल्ट है, उसमें मैं चेंज कर देता। ठीक है ना, तो दिस इज अ वेरी चेन, एक चेन बनती गई कि आपने पहले उसको अपने प्रपोज में कुछ किया, फिर परफॉर्म में कुछ किया, देन रिपोर्ट में कुछ किया। ठीक है ना, तो दिस इज वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। फिर मैंने बताया, ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फैब्रिकेशन, मेकिंग अप रिजल्ट्स एंड रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग देम। फिर फॉल्सिफाई करना, मैनिपुलेटिंग रिसर्च प्रोसेस और चेंजिंग और ओमिटिंग डेटा। ठीक है ना, डेटा को अपनी मर्जी से चेंज कर दिया। फिर प्लेजरिज्म क्या है, किसी और का काम अपने मुताबिक ऐड कर दिया। अब द लिंक क्या है बिटवीन रिसर्च इंटेग्रिटी, रिसर्च एथिक्स और पब्लिकेशन एथिक्स के बीच में क्या है, गुड रिसर्च प्रैक्टिस। अगर हम गुड रिसर्च प्रैक्टिस की तरफ नहीं जा रहे हैं तो बताया, जैसे प्रपोजल, प्रपोज डेटा, फिर रिसर्च एक्सपेरिमेंट, देन एनालिसिस, देन डिसेमिनेशन, इन सब में कहाँ पर आपने गड़बड़ कर दी। ensures that the research is justifiable, आपकी रिसर्च जस्टिफाइबल है। द बेनिफिट्स आउटवे द रिस्क, बेनिफिट्स इसमें क्या है, बेनिफिट ज्यादा है रिस्क की बनिस्बत। द मेथोडोलॉजी इज साउंड, मेथोडोलॉजी सही है, ठीक है ना। पार्टिसिपेंट्स विल बी एडिकेटली प्रोटेक्टेड, सेफ है, रिस्क जोन इतना नहीं है, बेनिफिशियरी जोन ज्यादा है। ठीक है ना, फिर रिसर्च या तो आपने प्रपोज में किया, फिर जब आप रिसर्च एक्सपेरिमेंट की तरफ आए, तो वहां पर आपको क्या इंश्योर करना है, वहां हमें क्या इंश्योर करना है कि डेट द रिसर्च इज रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव। रिलायबल आपने काम किया है अपने एक्सपेरिमेंट्स में। इम्पार्शियलिटी एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, इम्पार्शियल होकर और इंडिपेंडेंस, आजाद होकर, किसी के जो है उसमें नहीं आकर फोर्सफुली वर्क नहीं किया कि नहीं ये रिजल्ट्स देने हैं, ये रिजल्ट्स नहीं देने हैं। ठीक है, फिर ओपननेस एंड ऑनेस्टी इन एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, अच्छी तरीके से ऑनेस्टी के साथ वर्क किया, जैसा रिजल्ट आया उसी को ही उसमें रिपोर्ट किया। अपहोल्डिंग ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर टू पार्टिसिपेंट एंड कुलीग्स, है ना, उनकी भी केयर की, उनको किसी किस्म का हार्म नहीं, ठीक है ना, उनके लिए किसी किस्म का रिस्क नहीं, और सबके लिए एथिकली तमाम चीजें एक ही पेज पर थे। फिर जब हम उसको एनालिसिस करके डिसमिनेशन की तरफ आते हैं, पब्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें हम किस चीज को इंश्योर कर रहे हैं, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन डिक्लेयरिंग फंडिंग सोर्सेस। डिक्लेयर करो फंडिंग सोर्सेस को, क्या फंडिंग थे। ठीक है ना, अगर आपको किसी ने हेल्प किया, फंड किया, कोलैबोरेट किया, तो कौन है, ठीक है ना, उनका नाम डिक्लेयर करना, क्यों, व्हाई एजेंसीज हेल्प इन द रिसर्च,
है ना। वाई सम इंस्टीट्यूट हेल्प द रिसर्च बिकॉज देयर नेम, वो अपना नाम चाहते हैं कि उस पब्लिकेशन में, उस रिसर्च में उनका नाम ऐड ऑन हो। फेयरनेस इन एट्रीब्यूटिंग ऑथरशिप, ठीक है ना। आप जब फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर, मैंने कहा इसमें फेयरनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वरना क्या है, वरना दिल आजारी होती है, और फिर आपके पास जब फर्दर कोई प्रोजेक्ट होता है, फर्दर वर्क होता है, तो जो शख्स ने सबसे ज्यादा काम किया था, अगर उसका नाम एट ऑल में चला गया है, तो दे विल नेवर वर्क लाइक दैट, वो भी उस तरीके से काम नहीं करेगा। फिर ऑनेस्टी इन रिपोर्टिंग रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स, जो प्रपोज किया था, वो एक्सपेरिमेंट किया, वही पब्लिश किया। फिर ऑनरशिप ऑफ आइडियाज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आइडियाज की ऑनरशिप किसके पास है, आपके पास है, या आपने कहीं से इसको कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है ना। फिर द 5 प्रिंसिपल्स है इसके बेसिक, ऑनेस्टी, है ना, जिसमें हम प्लानिंग देख रहे हैं, मेथड से, डेटा कलेक्शन कैसे कर रहे हैं, गिविंग एप्रोप्रिएट क्रेडिट, किसको क्रेडिट मिल रहा है, रिपोर्टिंग है, इंटरप्रिटेशन है, इस चीज में ऑनेस्टली मोर इम्पोर्टेंट। फिर ट्रांसपेरेंसी क्या है, दिस प्रमोट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बाय रिपोर्टिंग द फुल मेथड्स, publishing all results, sharing data, code, and materials, declaring any conflict of interest. फिर accountability क्या है? This applies to everyone involved in the research, including researchers, institutions, funders, and funding bodies, publishers. ठीक है ना? This is their accountability, उनकी जिम्मेदारी है। फिर respect applies to everyone and everything involved in the research process, including other researchers, colleagues, participants, animals, our environment. ठीक है ना? इसकी हमें सबकी respect करनी है। फिर rigor in line with disciplinary conventions. Rigor includes appropriate methods. हमने methodology appropriate इस्तेमाल की, जो किसी भी तरीके से harmful नहीं है, ना हमारे environment के लिए, ना colleagues के लिए, ना participants के लिए। Following protocols, ठीक है ना, जो हमें प्रोटोकॉल्स ERP ने बताए हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं। इंटरप्रेटिंग डेटा, ड्राइंग कंक्लूजन्स, डिसमिनेटिंग रिजल्ट्स, ठीक है ना, इसको हमने इस तरीके से हम कर रहे हैं। ये मैंने भी आप लोग को जो रिसर्च प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च इंटेग्रिटी 1 क्या है, रिलायबिलिटी, ensuring the quality of research reflects in the design, the methodology, the analysis, and the use of resources. रिलायबिलिटी किसी भी स्टेज पर ब्रीच नहीं होनी चाहिए, चाहे डिजाइन मीन्स व्हेन वी आर प्रपोजिंग द रिसर्च, जब हम साइनोप्सिस लिखते हैं, व्हेन वी डिजाइन आवर रिसर्च। फिर ऑनेस्टी, है ना, फिर रिस्पेक्ट, फिर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। सो दिस